क्लास 11 का हिस्ट्री लेसन 1 का पार्ट 2 में क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता में सामवेद का, है ना। सेकेंड मतलब पार्ट 2 का 1 नंबर क्वेश्चन, यानी कि पार्ट 1 में जो है, जो पार्ट 1 ने देखा तो नेक्स्ट वीडियो में जाके आप तो पार्ट 1 को देख लें। उसका पार्ट 2 लेसन 1 का ही हिस्ट्री क्लास 11 का सेमेस्टर 1 क्वेश्चन था वैदिक सभ्यता में सामवेद का क्या उद्देश्य था। आंसर होगा संगीत रचनाएं। वैदिक सभ्यता में किस काल में शास्त्रों का उपयोग प्रारंभिक रूप से किया गया है। आंसर मध्य वैदिक काल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन नंबर क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता के किस ग्रंथ में यज्ञ की विधियों का विस्तृत वर्णन है। तो आंसर होगा यजुर्वेद। आंसर होगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता में ग्राम की व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो कृषि प्रधान इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है। तो वेदांत के ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण किस कार्य के लिए जिम्मेदार थे। तो आंसर होगा धार्मिक अनुष्ठान। तो धार्मिक अनुष्ठान के लिए जो है वे लोग जिम्मेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता में राजा का मुख्य कार्य क्या था। तो राज्य व्यवस्था और सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक सभ्यता में मंगल वेद किस विषय से संबंधित था। तो धार्मिक आस्था से। भारत में मध्यकालीन काल के दौरान इतिहास लेखन की प्रमुख परंपरा कौन सी थी। तो इंडो पर्शियन परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन थे। तो जहांगीर। मध्यकालीन भारत में अकबरनामा किसका ग्रंथ था। तो अकबर का था। फातवा ई आलमगीरी के लेखक कौन थे। तो औरंगजेब थे। तारिक फिरोजा शाही के लेखक कौन थे। तो फिरोज शाह तुगलक थे। इंडो पर्शिया इतिहास के लेखन की परंपरा में किस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाता था। युद्ध और विजय का। नासिरुद्दीन हुसैन शाही के कार्यों का मुख्य विषय क्या था। तो इसका आंसर होगा पहला नंबर राजनीतिक इतिहास। तो इसका टिक जो है इसका आंसर होगा राजनीतिक इतिहास ही होगा। इस पर आप लोग अच्छे से टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म के गुरुओं पर किस ग्रंथ का महत्वपूर्ण वर्णन है। तो सिख पंथ की इतिहास। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारिक ए बहलूली किस परंपरा का हिस्सा है। तो इंडो पार्शियन परंपरा। मध्यकालीन भारत में सारनामा का लेखक कौन थे। तो बाबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 मध्यकालीन भारत में सारनामा का लेखक कौन था। तो बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारिक ए आलमगीरी का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारिक गुलामगिरी किस समय की ऐतिहासिक रचनाओं में शामिल है। तो इसका आंसर होगा मुगल काल। हुसैन शाह के शासनकाल में किस पुस्तक का निर्माण हुआ। तो फिरोज शाह तुगलक की तिथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में समकालीन विवरण को क्या कहा जाता है। तो समाचार कहा जाता है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में लेखन में टिप्पणी किस प्रकार की होती थी। तो ऐतिहासिक टिप्पणी होती थी। ऐतिहासिक टिप्पणी। नेक्स्ट क्वेश्चन तारिक ए नासिरुद्दीन के लेखक कौन थे। तो नासिरुद्दीन शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में इतिहास लेखन का कौन सा मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या था। तो उसको हम लोग देखते हुए मुख्य उद्देश्य क्या था। कहाँ चला गया। बाबर हो गया है। तारिक आलमगीर भी हो गया है। भी हो गया है।
दृष्टिकोण। लीनियर समय का सिद्धांत किस प्रकार के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो समय एक निरंतर एक दिशा में अग्रसर है, मतलब एक दिशा में ही जो है वो कार्य को करता है, अग्रसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिकल समय का सिद्धांत किस संस्कृति से जुड़ा है? तो भारतीय। लीनियर समय की अवधारणा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? पुनरावृत्ति और चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिकल समय के अनुसार यह युग का अंत किस घटना से होता है? तो पुनर्जन्म और सर्जन। लीनियर समय के सिद्धांत में कौन सा तत्व प्रमुख होता है? तो प्रगति और परिवर्तन। साइक्लिकल समय की अवधारणा किस प्रकार के ऐतिहासिक पाठों में मिलती है? तो धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। लीनियर समय के सिद्धांत के अनुसार समय को किस प्रकार समझा जाता है? तो एक तरफा और विकासशील। साइक्लिकल समय की अवधारणा के अनुसार समय के चक्र में कौन सी घटना शामिल है? विकास। एक क्वेश्चन है लीनियर समय की अवधारणा किस प्रकार के ऐतिहासिक अनुसंधान में प्रमुख होती है? ऐतिहासिक अनुसंधान। साइक्लिकल समय की अवधारणा में कौन सा तत्व प्रमुख होता है? अनंत चक्र। लीनियर समय के सिद्धांत में ऐतिहासिक घटनाओं को किस प्रकार देखा जाता है? तो इसका आंसर है यहाँ पे निरंतर और क्रमिक। साइक्लिकल समय की अवधारणा किस प्रकार के ग्रंथों में वर्णित होती है? तो धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ। लीनियर समय के सिद्धांत में मानव इतिहास को कैसे समझा जाता है? तो प्रगति और विकास के रूप में। साइक्लिकल समय के सिद्धांत में काल के अंत और पुनरारंभ की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो काल चक्र कहा जाता है। लीनियर समय के सिद्धांत में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है? तो समय के अनुक्रम में, समय के साधारण क्रम में जो है इसको सजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिकल समय में समय को किस प्रकार देखा जाता है? स्थिर और अपरिवर्तित। स्थिर और अपरिवर्तित नहीं होगा, चक्रीय रूप में। लीनियर समय की अवधारणा में ऐतिहासिक विकास को कैसे देखा जाता है? तो निरंतर प्रगति के रूप में। साइक्लिकल समय की अवधारणा में ऐतिहासिक घटना के पुनरावृत्ति को कैसे समझा जाता है? एक अनंत चक्र के रूप में। लीनियर समय में इतिहास का विकास किस रूप में होता है? तो क्रमिक और प्रगतिशील। साइक्लिकल समय के सिद्धांत में समय का चक्र परंपरा का हिस्सा है। तो भारतीय। काल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर होगा ऐतिहासिक समय की श्रेणियां बनाना। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीन प्रमुख काल खंडों को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? तो राजनीतिक घटनाओं के आधार पर। काल विभाजन में युग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो काल की लंबी अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति किस कालखंड में होती है? आधुनिक काल में। भारत में मौर्य साम्राज्य किस कालखंड में होता है? प्राचीन काल। काल विभाजन में मध्यकाल की शुरुआत किस घटना में होती है? इस्लामिक विजय में। इसका आंसर होगा इसका आंसर 6 नंबर का इस्लामिक विजय ही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैकल्पिक इतिहास का क्या अर्थ है? आंसर ऐतिहासिक घटना के अन्य दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनेसा किस कालखंड से संबंधित है? आधुनिक काल। काल विभाजन में नवजागरण किस कालखंड का हिस्सा है? आधुनिक काल का। स्वतंत्रता संग्राम की कालखंड में आता है आधुनिक काल। विज्ञान और गणित के विकास का प्रमुख कालखंड कौन सा है? आंसर होगा आधुनिक काल। इतिहास की काल क्रमिकता का क्या अर्थ होता है? कालखंड का व्यवस्थित विश्लेषण। विप्लव किस कालखंड में आया? आधुनिक काल में आया। प्रागैतिहासिक काल में समय की पहचान किस आधार पर की जाती है? प्राथमिक खोजों के आधार पर। विकास और प्रगति किस कालखंड के विशेष लक्षण होते हैं? तो आधुनिक काल के।
काल विभाजन में भविष्यवाणी किस प्रकार के स्रोत के रूप में प्रयोग होती है? ऐतिहासिक अनुसंधान के स्रोत में। सम्राट अशोक का शासनकाल किस कालखंड में आता है? तो प्राचीन काल में। विधायी सुधार किस कालखंड में हुए? आधुनिक काल में। मौर्य और गुप्त काल किस कालखंड का हिस्सा है? तो प्राचीन काल का हिस्सा है। अंधकार युग का मुख्य विशेषता क्या है? तो ऐसा होगा ज्ञान और विज्ञान की कमी। प्राचीन इतिहास के प्रवर्तक कौन थे? हेरोडोटस थे। एनीलेस्ट इतिहास लेखन के प्रवर्तक कौन थे? मार्क ब्लॉक थे। दी हिस्ट्री ऑफ रोम का लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा टाइटस विलियस। पेरिस्कोप्स की परिभाषा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आंसर होगा प्राचीन। ये हो गया, इसको भी कंप्लीट करते जाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जल्दी से आप उसे डाउनलोड कर लें। ये हो गया, यहाँ तक वीडियो खत्म। तो लेसन 1 का सेमेस्टर 1 ही है, जिसका MCQ यहाँ तक कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 ख़त्म। तो इसलिए आप लोग इसे जल्द से जल्द इसे नोट डाउन कर लें और जल्दी से याद करना शुरू कर दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। जो इसे आप लोग जल्दी से नोट डाउन करके याद करने से अच्छा हो, जिससे कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेसन 2 को लेकर के आप लोग के पास वीडियो बना के देता हूँ। अगर किसी भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें कि मुझे सब्जेक्ट का PDF चाहिए, तो आप लोगों को PDF जो है मिल जाएगा। तो आज के लिए ही